आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय इतिहास के अंदर जो 3 भागों में भारतीय इतिहास को बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं आज इस टॉपिक के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो दोस्तों, ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमको जो प्राप्त हुई है सिंधु नदी, जो सिंध नदी या सिंधु नदी है, इसके किनारे पर जो सभ्यता का विकास हुआ था, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब ये आता है कि क्यों नाम दिया है इसको सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता का विकास जो सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियां, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, उसके आसपास के क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता करा गया है। किसने दिया इसको ये नाम? इसको ये नाम, जो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आप जानते हैं, भारतीय पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। इन्होंने सर्वप्रथम इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। और कब दिया था? इसको दिया था 1924 एडी के अंदर। एक जो मैगजीन आती थी, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, इसके अंदर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। उसमें इस सभ्यता का नाम इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता दिया है। जॉन मार्शल के साथ में ही जो मार्टिमर व्हीलर है, मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने भी इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता नाम दिया है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि चलो, ये तो बहुत बेसिक बात है कि ये जो सभ्यता हुई थी, जिसका विकास हुआ था, इसके जो प्रारंभिक स्थल हैं, जो अर्ली जो साइट्स हैं, वो सिंधु नदी के पास में मिली, इसलिए सिंधु नदी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन किसने कहा है इसको सबसे पहले? तो जॉन मार्शल ने कहा है, प्लस मार्टिमर व्हीलर ने भी इसको कहा है। तो ये बात क्लियर हो गई है। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता। तो आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब कि यहाँ के निवासी हैं जो कि कांसे का प्रयोग करते थे। अब आप जानते हो, कांसा है, मिश्र धातु है। और ये कांसा किससे बनता था? कांसा बनता था तांबा और टिन से। किससे? तांबा प्लस टिन, इसको मिलाकर ये लोग हैं जो ये तैयार करते थे कांसे को। और इसके अंदर रेशो रहता था 9:1, मतलब कि 9% है, 9 भाग है, ये तो तांबे का होता था और 1 भाग टिन का होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है? कांस्य युग से, कांस्य युगीन सभ्यता। यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मानव सभ्यता का विकास हुआ तो सबसे प्राचीन सभ्यता थी वो पाषाण काल। कौन सी थी? पाषाण काल थी। पाषाण काल के बाद में जो दूसरा सभ्यता आई वो था ताम्र युग। इसको ताम्र पाषाण काल या चाल्कोलिथिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता से पहले की सभ्यताएं हैं। ठीक है। तो सबसे प्राचीन तो कौन सी थी? पाषाण काल। और उसके बाद में ताम्र युगीन सभ्यता। और तीसरी सभ्यता जो भारत में विकसित हुई है वो है कांस्य युगीन सभ्यता, जिसको कि हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। दोस्तों, यहां पे ध्यान रखना कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के जो समकालीन है, कंटेम्प्ररी है, वर्ल्ड के अंदर और भी सिविलाइजेशंस हुई है, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये समकालीन सभ्यता है। एक यूनान में क्रीट की सभ्यता थी। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको तृतीय या थर्ड, तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि पहली दो कौन सी है? मिस्र की सभ्यता एंड मेसोपोटामिया की सभ्यता। और तीसरी कौन सी है? तीसरी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता।
और क्या इस सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका संबंध है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल से था। तो एक क्वेश्चन बनता है, सिंधु सभ्यता का संबंध कौन से काल से है, या आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित कौन सी सभ्यता है, तो वो सिंधु सभ्यता है। अब ये आद्य ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में इसको प्रोटो हिस्टोरिकल एज या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोल देते हैं। इसको आद्य ऐतिहासिक काल क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसलिए बोलते हैं कि इस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मतलब कि स्क्रिप्ट, इसके एविडेंसेस मिलते हैं। मतलब कि सिंधु सभ्यता के निवासियों ने लिपि का आविष्कार कर लिया था, वो लिखना जानते थे, लेकिन हम लोग आज तक उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। तो वो काल जिसमें लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, उस काल को जो क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल। यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि एक काल और होता है जिसको कि बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। और ये काल कौन सा है प्रागैतिहासिक काल, ये इससे पहले का काल है जबकि मानव ने लिपि का आविष्कार नहीं किया था। स्क्रिप्ट वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय ह्यूमन ड्यूरिंग दिस पीरियड। भाई स्टार्टिंग के अंदर असभ्य था मानव, तो इस काल को, और उस काल में किसको रखते हैं, पाषाण काल और ताम्र युग या ताम्र पाषाण काल। उस समय के हमें लिपि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। Evidences of scripts are not found related with those periods. उस समय के हमको नहीं मिलते हैं, लेकिन अब मिल तो रहे हैं, लेकिन लिपि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल। एक बात और ध्यान रखिए, ये क्या थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये नागरिक सभ्यता थी। क्या थी ये, नागरिक सभ्यता। नागरिक सभ्यता का मतलब क्या होता है, नागरिक सभ्यता का मतलब होता है शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता। दोस्तों भारत में सबसे पहले शहरों का विकास इसी समय पर हुआ था। किस समय पे हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर ही सबसे पहले शहरों का विकास भारत में हुआ है। उससे पहले क्या थे, ताम्र युग के अंदर गांव बसे थे। तो गांव से रिलेटेड कौन सी सभ्यता है, ताम्र युग या ताम्र पाषाण काल। उससे पहले पाषाण काल है, इसके अंदर तो मानव बर्बर था, मानव गुफाओं में रहता था, पेड़ों में झाड़ियों में रहता था। हाँ, पाषाण काल में भी जो नवपाषाण काल है, उस समय आते आते मानव ने जो घर बनाना चालू कर दिए थे, लकड़ी के और भूसे के घर बनाना चालू कर दिए थे। लेकिन पाषाण काल के बाद में जो ताम्र युग आया, जो ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक सिविलाइजेशन पीरियड आया है, तब गांव बसे हैं भारत के अंदर। और ताम्र काल के बाद में मैंने आपको बताया क्या है, कांस्य युग। तो कांस्य युग में क्या हुआ है, शहर बसे हैं। ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, चन्हूदड़ो हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या हैं, ये शहर हैं। तो भारत में सबसे पहले शहरों का विकास कब हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नागरिक सभ्यता। प्रथम नागरिक सभ्यता। पहली बार शहरों का विकास इसी काल में हुआ है। सिटीज वर डेवलप्ड फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पहले शहर कब बने हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में बने हैं। तो प्रथम नागरिक सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान रखना, भारत में जो दूसरा नगरीकरण है ये महाजनपद काल। महाजनपद काल जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आगे आएगा,
जहाँ पे हम अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मलचे, दिवस, कुरु, पांचाल महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। और इन महाजनपदों की सबकी राजधानी है, जैसे अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगृह गिरिव्रज, बाद में पाटलिपुत्र हुई। तो अंग, मगध, काशी, काशी की बनारस, वाराणसी हुई। तो ये सब शहर थे। तो दूसरा जो शहरीकरण या नागरिक सभ्यता आई है वो हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब कि महाजनपद काल में। एक बात और ध्यान रखो, तृतीय नगरीकरण कब हुआ है? ये मुस्लिम पीरियड में 11वीं और 12वीं शताब्दी के अंदर। तो भारत में तीसरी बार शहरों का विकास हुआ है। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं, ये क्या हैं? ये हमारी बेसिक चीजें हैं रिलेटेड विद दिस टॉपिक, कि भाई इसको क्या क्या बोलते हैं और कैसे कैसे बोलते हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी का पहला शहर है जिसकी खोज की गई थी, और सिंधु घाटी का पहला शहर है जिसका उत्खनन हुआ था। तो पहला खोजा गया और पहला खोदा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आर्कियोलॉजी के अंदर ये होता है कि सबसे पहले जो साइट मिलती है, जो स्थान मिलता है, उसके आधार पे नामकरण कर दिया जाता है। तो इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता भी है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले किसने कहा है? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन कब की बात है? 1826 ईस्वी। 1826 ईस्वी के अंदर चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले ये जो हड़प्पा है, यहां पे जो टीले हैं उनके बारे में चर्चा की थी। यहाँ पे क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे जो टीले हैं इनके नीचे पकी हुई ईंटें मिलती थी। जैसे भट्टे पे पकी हुई ईंटें होती ना, इस तरह की, जो एक तो कच्ची ईंट होती है, एक पक्की ईंट होती है। तो टीले के अंदर से पकी हुई ईंटें मिलती थी, और आसपास के लोग इसको ऊपर वाले का चमत्कार मानते थे कि यार ये तो कोई ऊपर वाले का चमत्कार है कि टीले के अंदर से पकी हुई पकी हुई ईंटें मिल रही है। तो गांव वाले क्या करते थे कि इन ईंटों को ले जाते थे और भगवान की तरफ पूज रहे हैं या अपने घर में रख रहे हैं, या फिर घर के निर्माण में भी इन ईंटों का यूज कर रहे हैं कि भाई ये शुभ ईंट हैं। तो इस तरह की चर्चाएं चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति है, इसने 1826 ईस्वी में ही कर दी थी कि भाई इस तरह का कोई टीले हैं उस जगह पे जहां से पकी हुई ईंटें मिल रही है। यहां तक आ गए कि सबसे पहले उल्लेख किसने किया है हड़प्पा का? हड़प्पा का सबसे पहले उल्लेख करने वाला चार्ल्स मैसन है। और कौन से सन में कर रहा है? 1826 सीई के अंदर या एडी के अंदर ये उल्लेख कर रहा है। यहां तक बात हो गई। अब मैं आगे बताता हूं आपको। आप जानते हैं गवर्नर जनरल हुए हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत के अंदर रेलवे का विकास हुआ है। 1853-54 के अंदर रेल जो ट्रेन हैं ये स्टार्ट हो गई थी इंडिया के अंदर लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। अब ट्रेन चलाएंगे तो भैया पटरी तो डालनी पड़ेगी, पटरी तो डलेगी। ठीक है, तो पटरियां डल रही है, और पटरियां कहां से डल रही, कहां पे डल रही है? लाहौर से कराची। लाहौर से कराची के बीच में जो ट्रेन की पटरियां डाल रहे हैं। और आपको पता है यहां पे जो रेलवे ट्रैक डल रहा है, तो ठेकेदारी व्यवस्था आप जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्टर है, और वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? ब्रंटन बंधु। दो भाई हैं, दो भाई हैं, जॉन व विलियम। ये क्या थे? ये ठेकेदार थे यहाँ पे, ये रेलवे ट्रैक डलवा रहे थे यहाँ पे।
इन्होंने देखा कि मजदूर हैं, जो रेल की पटरियां डल रही है तो नीचे वो गिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह डलेंगे, तो ये हड़प्पा के टीलों से जो पकी हुई ईंटें निकाल के ला रहे हैं और उनको नीचे लगा रहे हैं। तो अब ये तो अंग्रेज हैं, तो इन्होंने देखा भैया कुछ और ही मामला दिखता है। इन्होंने ऊपर जो गवर्नमेंट को ये बात पहुंचाई कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, टीले के अंदर से पकी हुई ईंटें निकल रही है। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो चौकन्नी हो गई, और अब भेजा गया है यहां पे जांच करने के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भेजा गया है जांच करने के लिए। और अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्होंने 1853 से 1856 ईस्वी के मध्य यहां पर सर्वे किया है, और पता चला है कि भाई भारत में भी, जैसे कि मेसोपोटामिया जो कि आज का इराक है, हालांकि इराक से भी बड़ा था वो, सीरिया भी आता था उस सभ्यता के अंतर्गत, ईरान का भी थोड़ा पार्ट आता था, टर्की का भी थोड़ा सा पार्ट आता था उसके अंदर, तो बड़ी सारा सभ्यता स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, कंटेम्पररी टू इंडस वैली सिविलाइजेशन इट वाज। तो जिस तरह से मिस्र के अंदर मेसोपोटामिया में प्राचीन सभ्यताएं थी, इसी प्रकार की सभ्यता है जो कि भारत में भी थी। इससे पहले अंग्रेज ये मानते थे कि वैदिक सभ्यता ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, उनको ये था। आप जानते हो भारत के बारे में स्टडी करना तो बहुत पहले चालू कर दिया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के अंदर विलियम जोन्स ने स्थापित कर दी थी, विलियम जोन्स ने। और इसका उद्देश्य क्या था, जो इंडियन जो बुक्स हैं, भारतीय इंडियन लैंग्वेज में जो बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट करना यूरोपियन और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो अब स्टडी तो कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री की स्टडी तो 1784 में चालू कर दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने। लेकिन उनका ये मानना था कि वैदिक सभ्यता ही है जो कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। अब फैक्ट अलग मिल गए कि भाई यहाँ पे भी मेसोपोटामिया और मिस्र की तरह एक प्राचीन सभ्यता थी। तो ये किसने खोजा? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो दोस्तों अब यहां पे सभ्यता मिल गई, तो 1861 एडी के अंदर 1866 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग, इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई है कि भैया स्टडी करो। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी है, और इस विभाग का जो महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसलिए ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इसको भारतीय पुरातत्व का पिता क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए, भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो कब हुआ निर्माण? तो 1861 के अंदर हुआ है। इसका पहला महानिदेशक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। क्लियर टू यू ऑल? ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। यहां पे मैं एक चीज और बता दूं कि सेंटर में बात किसने पहुंचाई थी कि इस तरह की सभ्यता मिल रही है, इस तरह का कुछ हो रहा है? ब्रंटन बंधुओं ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पुरातात्विक महत्व है, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले किसने डिस्क्लोज की थी, किसने उजागर की थी? ब्रंटन बंधुज ने। और कब की थी ये घटना? कब की है? 1856 की, 1856 ईस्वी में। तो आपके आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक महत्व किसने उजागर किया है? तो वो किया है ब्रंटन बंधुओं ने। ठीक है, यहां तक हमारे क्लियर हो गई है बात कि हाँ भाई क्या था क्या नहीं था। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये सिंधु सभ्यता है ये कितनी प्राचीन है। तो दोस्तों ये जो सिंधु सभ्यता है, इसके 3 क्रमिक चरण माने जाते हैं, ठीक है। तो सभ्यता के 3 क्रमिक चरण।
कौन कौन से थे उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 3 भागों में बांटा है। एक तो क्या है, प्रारंभिक हड़प्पा काल, मतलब कि स्टार्टिंग का। और इसका पीरियड कब से कब तक माना गया है, 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। दूसरा चरण है परिपक्व हड़प्पा काल। इसका पीरियड कब से कब तक माना गया है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। एक और है उत्तर हड़प्पा काल, मतलब कि बाद का। ये कब से कब तक माना गया है, 1900 ईसा पूर्व से लेकर और 1300 ईसा पूर्व, ये पीरियड माना है। यहां पे मैं समझा दूं प्रारंभिक हड़प्पा काल का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, शहरी सभ्यता, नागरिक सभ्यता। ये जो प्रारंभिक चरण है 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, इस समय शहरों का विकास नहीं हुआ है। इस समय क्या है, गांव ही है। मैंने आपको बताया कि कांस्य युग से पहले कौन सा है, ताम्र युग। और मैंने अभी आपको बताया था कि ताम्र युग में सबसे पहले भारत में गांवों का विकास हुआ है। अब कुछ गांव हैं वो ज्यादा डेवलप हो गए, मतलब कस्बे टाइप में बन गए। तो वो जो प्रोग्रेस का पीरियड था वो क्या कहलाता है, प्रारंभिक हड़प्पा काल। शहर बने नहीं है। दूसरा परिपक्व हड़प्पा काल, ये चलेगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। इस समय क्या हुआ है, इस समय शहरों का विकास हो गया है भैया। शहरी सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित हो गई है, व्यापार वाणिज्य वगैरह चल रहा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चनूदड़ो, कालीबंगा पूर्ण रूप से विकसित हो गए हैं। उसका पीरियड कहां से माना जाता है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। बाद में सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई थी, मतलब कि सभ्यता के जो शहरी लक्षण हैं, जो सिटी के फीचर्स थे वो खत्म हो गए थे। यहाँ के लोग माइग्रेट कर गए थे। वो उस इलाके में नहीं रह रहे हैं जो इस चरण में रह रहे थे। वो टुवार्ड्स ईस्ट, पूर्व की तरफ और दक्षिण की तरफ माइग्रेट कर गए हैं। तो वो कौन सा कहलाता है, उत्तर हड़प्पा काल। ये पतन का काल है। और ये कब से कब तक है, 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच का काल है। ये वो काल कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम एक और बात करेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने भी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी टाइम पीरियड्स दिए हैं। हमारे कंपटीशन में उनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा डिस्कशन उनके बारे में भी हम लोग कर लेते हैं। सभ्यता का कालक्रम, अलग अलग विद्वानों ने क्या टाइम पीरियड दिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले माधव स्वरूप वसुए हैं। इन्होंने क्या टाइम पीरियड दिया है इसका, माधव स्वरूप वत्स हैं। ये सबसे एंशियंट, सबसे ओल्ड पीरियड बता रहे हैं। और इन्होंने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व ये टाइम पीरियड दिया है। किसने दिया है, माधव स्वरूप वत्स ने दिया है। दूसरे आते हैं जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, जिन्होंने इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल हैं, वो क्या टाइम पीरियड बता रहे हैं इसका, वो बता रहे हैं
3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। कौन ने दिया है? जॉन मार्शल ने। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले 1931 ईस्वी में कालक्रम दिया। अब हमारे एक सवाल आ जाता है, पूछ लेते हैं, सिंधु सभ्यता की तिथि सबसे पहले किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? तो सबसे पहले अब हमारे पास में पहली बात तो डेट क्या दी हुई है वो देखना है। 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच में, प्लस कब दी है, किसने दी है? सर जॉन मार्शल, जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैं इसके क्या थे? महानिदेशक थे। ठीक है, उन्होंने 1931 के अंदर कालक्रम दिया और सबसे पहले कालक्रम इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तीसरे नंबर पे जो विद्वान आते हैं उनका नाम है अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके ने क्या टाइम पीरियड दिया है? 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में। ये टाइम पीरियड उनके द्वारा दिया गया है। एक और हैं जिनका नाम है डेल्स महोदय। डेल्स ने क्या टाइम पीरियड दिया है? इन्होंने 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ये हमसे कंपटीशन में पूछते हैं और ये उनके फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जाम लेते हैं, तो हमको इनको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और हैं, उनका नाम है मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का टाइम बताया है। एक और हैं फेयर सर्विस, इनके द्वारा 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व ये टाइम पीरियड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? फेयर सर्विस के द्वारा दिया गया है। तो इतने विद्वान हैं जो हमने देखे हैं। इसके बाद में एक और विद्वान हैं, सीजेगेड। ये दे रहे हैं 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो सबके अपने अपने, ये सीजे गेट क्या दे रहे हैं? 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के बीच का समय। हमारी जो एनसीईआरटी है, इसकी तिथि रेखा क्या है? इसकी तिथि रेखा है 2800 ईसा पूर्व। कहां से लेकर है? 2800 सॉरी 2500 ईसा पूर्व, सॉरी सॉरी, जो एनसीईआरटी दे रही है वो क्या दे रही है? 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व। और लास्ट हम एक और बात कर लेते हैं, इनका नाम है डीपी अग्रवाल तथा रोमिला थापर। इन दोनों ने जो डेट दी है वो क्या है? 2300 ईसा पूर्व
से 1750 ईसा पूर्व, ये इन दोनों की है। और यहां ध्यान रखना, जो डीपी अग्रवाल है, इन्होंने किस आधार पे दी है? रेडियो कार्बन विधि। मतलब कि कार्बन 14, इसके आधार पर किसने दी है? डीपी अग्रवाल ने जो तिथि निकाली है। और ये जो रेडियो कार्बन के आधार पे, जो कार्बन के समस्थानिक होते हैं, उनके आधार पे निकालते हैं, तो ये जो प्राणी होते हैं, मतलब कि जो सजीव लोग सजीव जो प्राणी होते हैं, उनकी एग्जैक्ट टाइम पीरियड आ जाता है। तो ये जो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, इसको मोस्ट ऑथेंटिक माना गया है। क्या माना गया है? मोस्ट ऑथेंटिक माना गया है। तो दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, ये सब हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले डेट वगैरह थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, लेकिन हमको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो ये सब यहां तक आ गए हैं। आगे हम बात करते, देखो भाई, इंडस वैली का मतलब ये नहीं है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनूदड़ो के बारे में बताएं। इससे इधर उधर बहुत सवाल आते हैं। अब एक और बात आती है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहां से हमें जो 4 प्रजातियों के अवशेष मिले हैं। कितने? 4 प्रजातियों के अवशेष। भाई, थे कौन लोग ये? कौन लोग थे जिन्होंने ये जो सभ्यता है इसका निर्माण किया, जो इतनी नागरिक सभ्यता, शहरी सभ्यता, एक से विकसित सभ्यता है, विश्व की प्रथम सुनियोजित व्यवस्था है, इसका विकास, वो कौन सी नस्ल के लोग थे? तो इसमें 4 आते हैं। एक तो आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एक मानव की नस्ल है। इनकी साक्ष्य मिले हैं, मतलब इनकी हड्डियां मिली है। ये एक्चुअली में ओरिजिनेटेड कहाँ है? ऑस्ट्रेलाइड मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ये जो नस्ल है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से निकली है, भारत में मिलती है, और दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी इसके मिलते हैं। तो एक तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं। दूसरे हैं अल्पाइन। अल्पाइन है, ये यूरोप में मिलती है, आजकल इसको कॉकेशियस बोलते हैं। ठीक है, अल्पाइन बोलना छोड़ दिया है, ये यूरोप की नस्ल है। एक और नस्ल है मंगोलायड, मंगोलिया चीन के ऊपर, वहां की नस्ल है। तो ये सारे मंगोल हैं, इनको हिंदी में अपन मंगोल बोलते थे, मंगोलाइड। जैसे चीन वाले हो गए, कोरिया, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ये नस्ल है। तो ये जो मंगोलाइड नस्ल के मानव हैं, इनके भी अवशेष, इनकी भी हड्डियां मिली है। एक और है भूमध्य सागरीय। ये भूमध्य सागरीय है, इनको द्रविड़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्रविड़। आप जानते हैं, साउथ इंडियन, साउथ इंडिया के अंदर है द्रविड़। तो भूमध्य सागरीय, इनके भी हमको अवशेष मिले हैं यहाँ से। और सर्वाधिक जो अस्थियां मिली है, सर्वाधिक जो कंकाल मिले हैं, हड्डियां मिली है, वो मिली है इन भूमध्य सागरियों की। ठीक है, इस नस्ल की मिली है। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता ये द्रविड़ माने जाते हैं। किनको माना गया? द्रविड़, भूमध्य सागरीय को माना गया है। एक क्वेश्चन ये आ जाता है हमारा कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो इसके अंदर ये आ जाता है हमारा कि ये कौन थे? ये द्रविड़ लोग थे। एक और इसी तरह का एक क्वेश्चन और बनता है कि ये तो प्रजातियों की कर ली है, अब मैं बात कर लेता हूं सभ्यता के निर्माता। एक इसी तरह का एक फैक्ट और पूछते हैं। सभ्यता के निर्माता, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यता है। सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप,
तथा रामचंद्र। ये क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे, ये सभ्यता जिनकी थी वो कौन थे? आर्य। क्या कहते हैं? आर्य। जो कि अगली सभ्यता हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वो भी किनकी है? आर्यों की है। तो ये बोल रहे हैं दोनों के दोनों, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप तथा रामचंद्र, कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके निर्माता भी आर्य लोग ही थे। तो ये फैक्ट पूछा जाता है। वैसे ये काफी डिस्प्यूटेड है। कुछ कहते हैं कि मूल निवासी यहाँ के थे, द्रविड़ लोग थे, और कुछ लोग कहते हैं आर्य थे। अभी राखी गढ़ी के अंदर भी एक स्केलेटन कंकाल मिला है महिला का, ठीक है, और वो भी ये जो यहाँ की जो नस्ल है, मूल निवासी वाली नहीं, आर्यों की वाली नस्ल है, उससे जो बेसिकली ईरान से जो आई थी। ईरान को आप जानते हैं, ईरान है, इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है आर्यों की भूमि। ईरान का प्राचीन नाम है आर्याना, मतलब आर्यों की भूमि, ठीक है। बाद में बीच में फारस पड़ा, फिर वापस अब ईरान रख दिया है, शायद 1935 में रखा है इसका नाम वापस ईरान। और ईरान का मतलब आर्यों की भूमि, और भारत भी क्या है? आर्यों की भूमि है, ठीक है। तो वो जो लेडी का कंकाल मिला है वो ईरान मूल की महिला का मिला है, लंबी तगड़ी महिला मिली है जिसका कंकाल मिला है। तो उस आधार पे बहुत से लोग हैं ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके निर्माता कौन थे? आर्य थे। हालांकि ये डिस्प्यूटेड है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये अलग लोग थे, ये मूल निवासी भारतीय थे, और आर्य हैं ये तो विदेशी हैं, ये बाहर से आए हैं। ये सब डिस्प्यूट चलता है, ठीक है। और दूसरे जो हमारे विद्वान हैं, इनका नाम है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड है, ये किनको बता रहे हैं निर्माता? सुमेरियन। और सुमेरियन से मतलब कहां के? मेसोपोटामिया। सुमेरियन कहां के? मेसोपोटामिया। मैंने आपको बताया इराक, यहां पे सुमेरिया सभ्यता थी। इराक, ईरान, इराक में तीन सभ्यताओं, मेसोपोटामिया, तीन सभ्यताओं का विकास हुआ, सुमेरियन, असीरियन एंड बेबीलोनियन। तो सबसे पुरानी कौन सी थी? सुमेरियन, सुमेरिया। तो ये जो गार्डन चाइल्ड बोलते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जिन्होंने किया, निर्माण किया, ये लोग सुमेरिया से आए थे, इराक से आए थे। और ये जो भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सुमेरियन लोगों की कॉलोनी थी, उपनिवेश था। जैसे बाद में भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बना ना, उस तरह से ही गार्डन चाइल्ड कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये वाला एरिया है, ये भी सुमेरियंस की ही कॉलोनी थी, उन्हीं का उपनिवेश था, उन्हीं का शासन यहाँ पे हुआ करता था। तो ये तर्क दे रहा है, इंपॉर्टेंट तर्क है ये भी, ठीक है। एक और हम कर लेते हैं, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ये क्या कहते हैं? जैसे ये तो आर्य हो गया, ये जो मूल निवासी वाली बात कर रहे हैं, द्रविड़। क्या कह रहे हैं? द्रविड़ों ने बसाया इसको। किसने बसाया है? द्रविड़ों ने, जो मूल निवासी वाली बात है। ये बात कौन कह रहे हैं? राखलदास बनर्जी ये बात कह रहे हैं। और एक और हम कर लेते हैं, वो कौन है? मार्टिमर व्हीलर। ये क्या कह रहे हैं? दास या दस्यु, मतलब डेकोइट्स, डाकू, या तो स्लेव या डेकोइट्स, रॉबर्स, इन्होंने इस सभ्यता का विकास किया है। तो निर्माताओं के अंदर भी चार मत आते हैं। कितने मत आते हैं? चार मत आते हैं दोस्तों, ठीक है। जो ध्यान रखना, सबसे पहले कौन सा? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र। ये तो क्या कह रहे हैं? आर्यों ने बसाया भैया। इसके निर्माता क्या थे? आर्य थे। दूसरे गार्डन चाइल्ड है। गार्डन चाइल्ड क्या कह रहे हैं? सुमेरियन, मतलब इराक के लोग, और इराक की कॉलोनी थी, सुमेरियंस की कॉलोनी थी, ठीक है। मेसोपोटामियंस की कॉलोनी हुआ करती थी ये। राखलदास बनर्जी कहते हैं मूल निवासियों ने भैया इसका विकास किया, द्रविड़ लोगों की ये सभ्यता थी। वो मैंने स्केलेटन में जो बोन्स वगैरह मिली है, रिमेन्स वगैरह मिले हैं, उसमें मैंने आपको समझा दिया। सबसे ज्यादा कौन सी नस्ल के मिले हैं? भूमध्य सागरीय द्रविड़, उनकी हड्डियां सबसे ज्यादा मिली है। मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं? इस सभ्यता का विकास किसने किया है? दास या दस्यु, मतलब या तो स्लेव हैं या फिर डेकोइट्स हैं, उनके द्वारा ये जो सिविलाइजेशन है ये डेवलप की गई थी।
यहां तक आ गए हैं। थोड़ा सा अब आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका भौगोलिक विस्तार। ठीक है, तो सभ्यता का भौगोलिक विस्तार इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता है समकालीन सभ्यताओं, समकालीन जो सभ्यताएं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेसोपोटामिया, मिस्र हो गई, और इधर जो क्रीट वाली सभ्यता हो गई, आजकल चाइना की भी मान ली जाती है, पहले तो नहीं मानते थे हमारे टाइम में तो, लेकिन आजकल ये फैक्ट आ रहा है कि वो भी पुरानी थी, समकालीन है, कंटेम्प्ररी है। तो समकालीन सभ्यताओं में सर्वाधिक विशाल, मतलब कि जो समकालीन सभ्यताएं, इनमें सबसे बड़ी सभ्यता थी काशी युगीन सभ्यता थी, मतलब कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। इससे भी बड़ी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। एक फैक्ट तो ये हो गया है। अब इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इतनी थी। तो इसका मतलब लगभग 13 लाख, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना। तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, और लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कुल स्थल कितने मिल रहे हैं? टोटल स्थल सभ्यता के कुल स्थल जो मिले हैं वो हैं 1400। कितने मिले हैं? 1400 स्थल मिले हैं दोस्तों इसके। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चन्हुदड़ो, राखी गढ़ी, बनावली, सुरकोतड़ा, कालीबंगा, ये इस तरह के 1400 हैं टोटल। इनमें से ये जो 1400 मिले हैं, इन ये जो सभ्यता है ये कहां कहां मिली है? आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, और आज का उत्तर पश्चिमी भारत, यहां पर फैली हुई थी ये सभ्यता। तो अफगानिस्तान, यहां पे कितने थे? यहां पर दो स्थल मिले हैं। कितने स्थल मिले हैं? मात्र दो स्थल मिले हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने मिले हैं? 481 स्थल। पाकिस्तान में कितने मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के? 481 साइट्स अभी तक मिली है। और भारत में कितने मिले हैं भाई? अफगानिस्तान में कितने मिले हैं? अफगानिस्तान में मिले हैं मात्र दो। और पाकिस्तान में कितने मिले हैं? 481 साइट्स पाकिस्तान में मिली है। और भारत में है 917, 917 स्थल भारत में मिले हैं इसके। तो सर्वाधिक स्थल कहां पे मिले हैं? भारत में मिले हैं। और वैसे देखा जाए सर्वाधिक स्थल कहां पे मिले हैं? सर्वाधिक स्थल मिले हैं गुजरात में। कहां पे मिले हैं? ये जो गुजरात राज्य है भारत का, यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल मिले हैं। अब मैंने आपको कहा है कि वर्तमान 3 देशों में इस सभ्यता का विस्तार था। तो कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाता है, ये साइट के बारे में पूछ लेते हैं। किसके बारे में पूछ लेते हैं? साइट के बारे में पूछ लेते हैं कि भैया ये बताओ कि ये स्थल कहां पे था। तो हमको उस हिसाब से भी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले हम लोग रह रहे हैं अफगानिस्तान। कितने थे यहाँ पे? मात्र दो। वो कौन कौन से हैं?
एक तो है मुंडीगाक और दूसरा है शोरतुगई। मुंडीगाक एंड शोरतुगई, यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि हम लोग मोहनजोदड़ो हड़प्पा वगैरह की बात करेंगे तो वहां पे हम विस्तार से बात करेंगे क्या क्या चीजें मिली जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन शोरतुगई क्योंकि छोटी साइट है, ज्यादा नहीं मिला है, तो शोरतुगई से संबंधित एक तो सबसे उत्तरी स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? पूरी सभ्यता में देखें तो, भारत के लेवल पे नहीं बोल रहा हूं, पूरे, तो शोरतुगई। एक और है इसके अंदर, नहर का प्रमाण। किसका प्रमाण? नहर का प्रमाण, कैनाल का। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहर का प्रमाण कहां पे मिला है? तो अफगानिस्तान में पड़ता है शोरतुगई, वहां से मिला है। एक बात और बता दूं, ये मुंडीगाक शोरतुगई दोनों हिंदू कुश पर्वत के उत्तर की तरफ हैं। कहां पे है? हिंदू कुश पर्वत है, इसके उत्तर की तरफ ये दोनों साइट हैं। तो अफगानिस्तान हो गया। कितने स्थल थे टोटल? 2 स्थल। आगे बात करते हैं हम लोग, अब पाकिस्तान की कर लेते हैं। टोटल कितने हैं? 481 स्थल थे। तो अलग अलग राज्य हैं पाकिस्तान में। भाई पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया। तो सबसे पहले पंजाब राज्य के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब राज्य, यहां से कौन कौन से मिले हैं? हमसे एग्जाम में लोकेशन पूछते हैं इनकी, ठीक है, एग्जाम में लोकेशन पूछते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, तो यहां कौन कौन सा मिला है? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो हड़प्पा यहीं से मिला है। जलीलपुर, डेरा, डेरा इस्माइल खान, रहमान ढेरी। रहमान ढेरी भी, ये जो जगह है ये भी यहीं से मिल रही है। एक और कर लेते हैं, गुमला, गनेरीवाल। ये सारे सभ्यता स्थल कहां से मिले हैं? पाकिस्तान के पंजाब से। अब पाकिस्तान के अंदर ही जो दूसरा राज्य है उसकी बात कर लेते हैं, जो अलग राज्य है, सिंध। यहां से कौन कौन से स्थान मिले हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट, मोहनजोदड़ो, दूसरा लमूरजोदड़ो, तीसरा जुदेर जोदड़ो, चौथा चन्हूदड़ो, पांचवा कोट दीजी, छठा अलाहदीनो, सातवां अली मुराद। ये सब चीजें कहां से मिली है? ये जो सिंध का राज्य है। एक और कर लेते हैं हम लोग, अली मुराद।
क्या कर लेते हैं, अलीमुराद। यहां ये भी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। एक और राज्य बच गया है पाकिस्तान का, उसकी बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान राज्य। यहां से कौन कौन से सभ्यता स्थल मिले हैं? सुतगेंडोर, सोतकाकोह। भाई सुतगेंडोर हो गया है, सोतकाकोह, बालाकोट, डाबरकोट, कुल्ली, कुल्ली, किलीगुल मोहम्मद, किलीगुल मोहम्मद, दम्ब सादात। कौन सा मिला है, दम्ब सादात मिला है। यहां से एक और है, नाल। नाल के लिए एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या मिला है, गरुड़, गरुड़ आकृति की मोहर, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जो गरुड़ है, ये अपने जो पंजे होता है, इसमें इसने जो सर्प या सांप है, इसको दबोच रखा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हालांकि ये जो गरुड़ की जो शेप की जो मुहर है, ये हड़प्पा से मिली है, लेकिन ये ध्यान रखना नाल से भी मिली है। एक और है स्थल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो विकास है, इसका जो प्राचीनतम स्थल है, मेहरगढ़ है, जो कि बलूचिस्तान के अंदर है। दोस्तों, ये मेहरगढ़ है, नवपाषाण काल का भी स्थल है, ताम्रपाषाण काल का भी स्थल है, और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भी है। और ये माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास यहीं से हुआ है। और कृषि का, और कृषि मतलब खेती, ठीक है, और कपास, इसका ओल्डेस्ट एविडेंस है, ये भी मेहरगढ़ से मिला है। और एक और है, स्त्री, स्त्री मणमूर्तियां, या महिला नारी मणमूर्तियां, मतलब कि मिट्टी की मूर्तियां, महिला की, नारी की, प्राचीनतम कहां से मिली है, मेहरगढ़ से मिली है। तो एक फैक्ट ये भी हो गया है। तो ये सारे पाकिस्तान से रिलेटेड साइट है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यही आ जाता है, किलीगुल मोहम्मद कहाँ है, बालाकोट किस जगह पे है, ठीक है, तो हमको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम कर लेते हैं भारत। भारत की बात कर लेते हैं। कितने स्थल हैं टोटल, 917 स्थल हैं, ठीक है। और भारत में कौन कौन से राज्य से सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमको एविडेंसेस मिले हैं, स्थल मिले हैं, तो दोस्तों यहां पे जम्मू कश्मीर प्लस पंजाब प्लस हरियाणा प्लस पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्लस राजस्थान प्लस गुजरात प्लस महाराष्ट्र।
तो दोस्तों इतने राज्यों से सिंधु घाटी सभ्यता की, तो मोटा मोटा मानो तो उत्तर पश्चिमी भारत ही हो गया है जहां से जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। टोटल कितने मिले हैं? 917 स्थल मिले हैं। अब इसके अंदर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर, यहां से एक स्थल मिला है जिसका नाम है मांडा। ठीक है। दूसरा पंजाब राज्य, यहां से कौन कौन से मिले हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। रोपड़, बाड़ा, संघोल। राजस्थान राज्य, यहां से कौन कौन से? कालीबंगा, पीलीबंगा, बरौर और भी कर्णपुरा वगैरह मिलते हैं। ठीक है। तो ये सारी साइट कहां से मिलती है? राजस्थान से मिलती है। हरियाणा, यहां से बनवाली, राखीगढ़ी, मीताथल, रिसवल, कुणाल, भिडाना। ये यहाँ की हैं। जितने भी स्थल हैं ये कहाँ के हैं? ये हरियाणा के स्थल हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गए। आगे हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। कभी कभी इसकी लोकेशन पूछ लेते हैं कौन से जिले में पड़ता है। दूसरा हुलास, सहारनपुर जिला। तीसरा बड़गांव। ये यूपी के हो गए हमारे जो स्थल हैं। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। यूपी तक आ गए। गुजरात राज्य, मैंने अभी आपको बताया सर्वाधिक स्थल कहाँ पे मिले हैं? गुजरात राज्य के अंदर मिले हैं। और यहां ध्यान रखना, इनको दो भागों में बांटा गया है गुजरात राज्य के अंदर। एक तो क्या है? काठियावाड़ का क्षेत्र, जो निचला, जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है गुजरात का, काठियावाड़ कहलाता है। यहां पे कौन कौन से मिले? यो क्वेश्चन पूछते ही हो गए हो। तो लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, आजकल इसको सोमनाथ बोलते हैं, प्रभास पाटन जो गुजरात में है। और एक है भगत राव। तो काठियावाड़ क्षेत्र के हैं ये सारे के सारे स्थान जो मिले। लोकेशन पूछ लेते हैं आपसे कि काठियावाड़ में कौन से मिले, तो ये इजी आपके लिस्ट में ये रहेगा। दूसरा है इलाका
कच्छ का रण का इलाका। यहां से कौन कौन से मिले हैं? धोलावीरा, सुरकोटड़ा, एंड देशलपुर। ये 3 स्थल हैं जो गुजरात का कच्छ का रण। तो गुजरात में क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं, इलाका पूछ लेते हैं गुजरात के अंदर भी। तो हमने बांट दिया है कि काठियावाड़ में कौन कौन से मिल रहे हैं, लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पट्टन, मतलब कि आज का गुजरात, आज का सोमनाथ एंड भगतराव। और कच्छ का रण जो उत्तर पूर्वी इलाका है, उत्तर पश्चिमी इलाका है, धोलावीरा, सुरकोटड़ा एंड देसलपुर। लास्ट बच जाता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का इलाका, यहां से एक ही साइट है, इसका नाम है देमाबाद या दायमाबाद। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल जो साइट्स हैं, जितनी भी साइट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जो हमसे कंपटीशन में पूछ ली जाती है, तो ये सारी की सारी साइट्स हैं। एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं इसी के साथ में। जो सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने आपको बताया 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ऑलमोस्ट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई थी। तो इसके जो कॉर्नर्स पूछ लिए जाते हैं, तो हम इस तरह से कर लेंगे, जैसे कि सबसे नॉर्थ में कौन सा है, सबसे साउथ में कौन सा है, सबसे पश्चिम में कौन सा है वेस्ट में, और सबसे पूर्व में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है। ठीक है, तो एक इस तरह का हम बना लेते हैं, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है। तो सबसे ऊपर तो कौन सा है, मांडा। मांडा मैंने आपको बताया था कहां पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और नदी कौन सी है, चिनाब नदी, ये भी पूछ लेते हैं। तो चिनाब नदी के किनारे है। और सबसे साउथ में कौन सा है, देमाबाद, महाराष्ट्र, अभी अपन ने किया था। और ये कौन सी नदी के किनारे है, गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे है। सबसे पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता के पड़ेगा सुतगेंडोर, मतलब कि बलूचिस्तान में पड़ता है। नदी कौन सी है, दाश्त नदी। नदियों के बारे में पूछ लेते हैं, तो दाश्त नदी। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी किनारा कौन सा है, उत्तर प्रदेश अभी लिखा है मैंने आपको, आलमगीरपुर, मेरठ जिला। नदी कौन सी है, हिंडन नदी। किसकी सहायक है, ये भी पूछ लेते हैं, यमुना नदी की सहायक है। ठीक है, तो ये चारों कॉर्नर भी ध्यान रखना। एक बात और पूछ लेते हैं, ये जो सबसे पश्चिमी केंद्र बिंदु है सुतगेंडो, इससे जो पूर्वी केंद्र बिंदु है, इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी है 1600 किलोमीटर इन दोनों के बीच की। और उत्तर से दक्षिण के बीच की टोटल दूरी कितनी है? तो वो है दोस्तों 1400 किलोमीटर। क्षेत्रफल बता ही चुका हूं, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर। एक क्वेश्चन और आ जाता है, साइज क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का? त्रिभुजाकार है। स्टार्टिंग के अंदर जो साइट्स मिली थी, बाद में तो विषम कोणीय चतुर्भुज हो गया है, लेकिन आपसे जो पूछेंगे वो त्रिभुज पूछेंगे। हालांकि ये सवाल आता नहीं, बहुत रेयर सवाल है, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले साइज क्या है, तो वो है त्रिभुजाकार साइज है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग एक एक साइट के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट साइट है, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, चंदूगढ़ हो गया, बनवाली, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।